हेलो, कैसे हो सब। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वेट फ्यूचर एकेडमी में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने गायनेकोलॉजी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया था, जो कि हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मल्टीपल एलील बनती हैं उत्परिवर्तन से, सहलगनता से, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। पहला प्रश्न है हमारा, मल्टीपल एलील बनती हैं उत्परिवर्तन से या सहलगनता से, और ए और बी दोनों से या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मल्टीपल एलील होती क्या है। तो मल्टीपल एलील क्या होती हैं, ये जो हमेशा कहाँ होती हैं, समजात गुणसूत्रों पर एक ही लोकस पर पाई जाती हैं। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलील बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हमेशा क्या है, एक ही प्रकार के लक्षणों को ही क्या है, प्रभावित करती हैं। तो वो क्या कहलाती हैं, मल्टीपल एलील कहलाती हैं। अब मल्टीपल एलील किससे बनती हैं, तो मल्टीपल एलील जो बनती हैं वो किससे बनती हैं, लिंकेज से बनती हैं, यानी कि सहलगनता से बनती है। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, सहलगनता या लिंकेज से होती हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे कि मेंडल के कौन से नियम का अपवाद है सहलगनता। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है हमारा कि कौन से ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही व सर्वदाता कहा जाता है। कौन से ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही व सर्वदाता कहा जाता है। ऑप्शन है इसमें पहला ओ नेगेटिव व ओ पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 2 है इसमें ओ पॉजिटिव व ओ नेगेटिव। ऑप्शन नंबर 3 है इसमें ए पॉजिटिव व बी पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 4 है इसमें ओ नेगेटिव व ए बी नेगेटिव। तो कौन से ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही व सर्वदाता कहा जाता है, तो बताइए। देखिए भाई, इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो इसमें रॉन्ग हो चुका है। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन ही गलत हो गया है। ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ब्लड ग्रुप सर्वग्राही कौन सा होता है, तो सर्वग्राही होता है इसमें ए बी पॉजिटिव। जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है। ठीक है। और सर्वदाता कौन सा होता है, ओ नेगेटिव होता है। ठीक है। तो सर्वदाता कौन सा होता है, ओ नेगेटिव। सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही व ओ नेगेटिव क्या हो जाएगा, सर्वदाता हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। ऑप्शन है इसमें मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टेलोफेज। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। ऑप्शन है इसमें मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। तो समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था कौन सी है, एनाफेज। एनाफेज समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था है। ठीक है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असंबंधित जानवरों में प्रजनन कहलाता है। असंबंधित जानवरों में प्रजनन कहलाता है अंतः प्रजनन, बाह्य प्रजनन, ग्रेडिंग अप, या इनमें से कोई नहीं। असंबंधित जानवरों में प्रजनन कहलाता है। क्वेश्चन को समझिए कि असंबंधित कौन से होंगे, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होगा। इसमें जो ऑप्शन फर्स्ट है वो क्या कह रहा है, अंतः प्रजनन, मतलब आपस में करवाया गया प्रजनन कौन सा होता है, अंतः प्रजनन। इसका मतलब पहला ऑप्शन इसमें से नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है इसमें बाह्य प्रजनन। बाह्य प्रजनन का मतलब क्या है, वे जानवर जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है, तो वे जानवर कौन से होंगे, बाह्य होंगे। तो उनका आपस में किया गया प्रजनन क्या होगा, बाह्य प्रजनन। तो ऐसा प्रजनन क्या होगा, बाह्य प्रजनन होगा। ग्रेडिंग अप क्या होता है, किसी भी नस्ल के जानवर की नस्ल को सुधारने के लिए, या मानो कि किसी भी
जिस जानवर की कोई भी प्रजाति ना हो उसकी प्रजाति को सुधारने के लिए क्या किया जाता है, उस जानवर को बारंबार अच्छे सांड से क्रॉस करवाया जाता है ताकि उसकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो क्या हो जाए, अपग्रेड हो जाए या क्या हो जाए, शुद्ध नस्ल हमें प्राप्त हो जाए। तो वो क्या कहलाता है, ग्रेडिंग अप कहलाता है। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, बाह्य प्रजनन। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों का पूर्ण रूप से माता पिता के समान होना क्या कहलाता है। बच्चों का पूर्ण रूप से माता पिता के समान होना कहलाता है। ऑप्शन है इसमें अपूर्ण सहलगनता, पूर्ण सहलगनता, अपूर्ण प्रभाविता या पूर्ण प्रभाविता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों का पूर्ण रूप से माता पिता के समान होना क्या कहलाता है, पूर्ण सहलगनता कहलाती है। पूर्ण सहलगनता क्या होती है, पूर्ण सहलगनता वह होती है मतलब कि एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो साथ रहते हैं या अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रवृत्ति होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्ण सहलगनता कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, mRNA पर पाया जाने वाला स्टॉप कोडोन है। mRNA पर पाया जाने वाला स्टॉप कोडोन है। ऑप्शन है इसमें UAA, ऑप्शन नंबर सेकंड है UAG, ऑप्शन नंबर थर्ड है UGA या उपरोक्त सभी। mRNA पर पाया जाने वाला स्टॉप कोडोन है उगा या सभी। ठीक है, तो mRNA पर पाया जाने वाला जो स्टॉप कोडोन है वो कौन कौन से हैं, UAA, AB है, UAG और UGA। यानी कि इस क्वेश्चन में सारे आंसर क्या हैं, सभी सही हैं। ठीक है, तो mRNA पर पाए जाने वाले कोडोन जो हैं, स्टॉप कोडोन है वो क्या हैं, सभी होंगे। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, घाव का भरना किस विभाजन की प्रक्रिया में संभव है। घाव का भरना किस विभाजन की प्रक्रिया में संभव है। ऑप्शन है इसमें समसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में, असूत्री विभाजन में या सभी अवस्था में। घाव का भरना किस विभाजन की प्रक्रिया में संभव है, तो इसका आंसर क्या होगा, घाव का भरना कौन सी अवस्था में संभव होता है, समसूत्री विभाजन अवस्था में क्या है, घाव का भरना संपूर्ण होता है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, समसूत्री विभाजन में। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आनुवांशिकी के पिता कौन हैं। जेनेटिक्स ऑफ फादर कौन है। ऑप्शन है इसमें मेंडल, डार्विन, मॉर्गन और जॉनसन। तो आनुवांशिकी के पिता कौन है, तो ये क्वेश्चन तो सभी को ही आता होगा। ठीक है, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेंडल। तो मेंडल को क्या है, आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। ठीक है, जो डार्विन है जो क्या है, इन्होंने क्या दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और मॉर्गन ने क्या था, लिंकेज शब्द दिया था और क्या है, लिंकेज का गुणसूत्र सिद्धांत दिया था। साथ ही इन्होंने क्या है, लिंग निर्धारण का गुणसूत्र का सिद्धांत दिया था। लास्ट में है जॉनसन। तो जॉनसन ने क्या था, जीन शब्द दिया था और जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द दिए थे। ठीक है, तो जो इसका आंसर है आनुवांशिकी के पिता वो क्या हो जाएंगे, ग्रेगरी और मेंडल। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फ्री मार्टिन अवस्था है। फ्री मार्टिन अवस्था कौन सी है, ये भी क्वेश्चन आपको आता होगा। तो फ्री मार्टिन की अवस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर में फर्स्ट है जुड़वा दोनों मेल, ऑप्शन नंबर सेकंड जुड़वा एक मेल एक फीमेल, जुड़वा बच्चे दोनों फीमेल, या इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्री मार्टिन की अवस्था कौन सी होती है, ये सबको पता है। तो फ्री मार्टिन वह अवस्था होती है जिसमें ट्विंस बच्चे होते हैं, इसमें एक मेल और एक फीमेल होता है। तो वह अवस्था कौन सी होती है, फ्री मार्टिन अवस्था होती है जिसमें क्या होता है, मेल स्वस्थ होता है और फीमेल क्या होती है, इसमें बांझ होती है। ठीक है,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्विंस, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बच्चों का पूर्ण रूप से माता पिता के समान होना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है, तो उसको दोबारा से कर लेते हैं। बच्चों का पूर्ण रूप से माता पिता के समान होना क्या कहलाता है। अपूर्ण सहलगनता, पूर्ण सहलगनता, अपूर्ण प्रभाविता या पूर्ण प्रभाविता। ठीक है, बच्चों का पूर्ण रूप से माता पिता के समान होना क्या कहलाता है, पूर्ण सहलगनता कहलाती है। पूर्ण सहलगनता होगी तभी क्या होगी, जब बच्चों का पूर्ण रूप से क्या माता पिता के समान होंगे। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल का सर्वमान्य नियम है। मेंडल का सर्वमान्य नियम कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें पृथक्करण का नियम, ऑप्शन नंबर सेकंड है इसमें प्रभाविता का नियम, ऑप्शन नंबर 3 है इसमें स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, और ऑप्शन फोर्थ है इसमें उपरोक्त सभी। तो मेंडल का सर्वमान्य नियम कौन सा है, यानी कि ऐसा नियम जिसका कोई भी अपवाद नहीं है। ठीक है, तो मेंडल का सर्वमान्य नियम कौन सा है। इसमें सबसे पहले देखिए पृथक्करण का नियम। तो पृथक्करण का नियम क्या कहता है कि युग्मक निर्माण के दौरान एक जीन की दोनों एलील पृथक हो जाती है और प्रत्येक युग्मक को क्या है, जीन की एक ही एलील प्राप्त होती है। ठीक है, और जो सेकंड ऑप्शन है इसमें प्रभाविता का नियम, तो वो क्या कहता है, जो प्रभावी जो जीन है वो क्या है, अप्रभावी जीन के लक्षणों को प्रकट नहीं होने देगा। तो यह नियम क्या कहता है, प्रभाविता का नियम कहता है। स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम क्या कहते हैं, यह जो नियम है तब लागू होता है जब क्या है, जब 2 या 2 से अधिक गुणों के युग्मकों का एक साथ अध्ययन करते हैं, तो वह नियम कौन सा होगा, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम कहलाता है। देखिए इस क्वेश्चन में सर्वमान्य नियम मतलब क्या है, इसमें किसी भी नियम का कोई अपवाद न हो। जो पहला जो मेंडल ने जो नियम दिया था प्रभाविता का नियम, उसका भी क्या है, अपवाद है। ठीक है, और जो अंतिम जो नियम दिया था स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम, उसका भी क्या है, एक अपवाद है। जो उन्होंने पृथक्करण का नियम दिया था, इस नियम के अनुसार इसे क्या है, मेंडल का सर्वमान्य नियम कहते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो जो उसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, पृथक्करण का नियम। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीपल एलील का उदाहरण है। तो मल्टीपल एलील का उदाहरण है, ऑप्शन है इसमें मानव में ABO रक्त समूह, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग, या खरगोश में स्किन कलर, या उपरोक्त सभी। तो मल्टीपल एलील का उदाहरण है, ऑप्शन है इसमें मानव में रक्त समूह, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग और खरगोश में स्किन का कलर, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी को आंसर आता होगा इसका। तो मल्टीपल एलील का उदाहरण क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मानव में ABO रक्त समूह, ड्रोसोफिला में आंखों का रंग और खरगोश में स्किन का कलर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, हीमोफीलिया और वर्णांधता का लक्षण है। हीमोफीलिया और वर्णांधता का लक्षण है Y सहलगन के कारण, ऑप्शन नंबर सेकंड है इसमें X सहलगन के कारण, या लिंग सीमित के कारण, या इनमें से कोई नहीं। हीमोफीलिया व वर्णांधता लक्षण हैं, Y सहलगन के हैं, X सहलगन के हैं, या लिंग सीमित के हैं, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हीमोफीलिया व वर्णांधता का लक्षण है, इसका आंसर दीजिए। हीमोफीलिया और वर्णांधता का लक्षण है, तो जो ये लक्षण है वो किसके कारण आते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट Y सहलगन के कारण क्या है, हीमोफीलिया और वर्णांधता के लक्षण आते हैं। ठीक है, तो जो उसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, Y सहलगन। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम पीढ़ी अंतराल किस चयन के आधार पर होता है। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें संतति परीक्षण, परिवार चयन, वंशावली चयन, या व्यक्तिगत चयन। सबसे कम पीढ़ी अंतराल किस चयन के आधार पर होती है। ये क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा है। तो सबसे कम पीढ़ी अंतराल किस चयन के आधार पर होती है।
ऑप्शन है इसमें संतति परीक्षण, परिवार चयन, वंशावली चयन और व्यक्तिगत चयन। तो देखिए इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 व्यक्तिगत चयन। तो व्यक्तिगत चयन के आधार पर क्या हम सबसे कम पीढ़ी अंतराल में क्या है उसका चयन कर सकते हैं। ठीक है। संतति परीक्षण में क्या होता है, हम पहले परीक्षण करते हैं, यानी प्रोजेनी टेस्टिंग में क्या होती है 7 से 8 सांडों को हम चयन करते हैं, उसमें से हम क्या है फिर उन मादाओं को गर्भित करवाते हैं। उसके बाद में जो सबसे अच्छी जो ब्रीड जो उत्पन्न करता है फिर उसका हम चयन करते हैं। ठीक है। तो इस परीक्षण में बहुत समय लगता है। परिवार चयन में भी हमें क्या है कुछ समय लगता है, और वंशावली में हम उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को हम देकर के है उस पशु का चयन करते हैं। तो इन पीढ़ियों में, इन परीक्षण में क्या है, इन चयन प्रक्रिया में क्या है समय लगता है। तो व्यक्तिगत चयन में क्या होता है, हम आंखों देख कर क्या है हम पशुओं का चयन कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे कम पीढ़ी अंतराल व्यक्तिगत चयन के आधार पर होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी संकरण है। ऑप्शन है इसमें घोड़े और गद्दी का क्रॉस, गधे व घोड़ी का क्रॉस, खच्चर व घोड़ी का क्रॉस, ये इनमें से कोई नहीं। हिंदी संकरण है, इसका आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ही बड़ा बवाल हुआ था। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत स्टूडेंट्स क्या है इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं कि ये क्रॉस किस चीज़ का है। तो अक्सर क्या है इसका आंसर है वो गलत करते हैं। तो सबसे अच्छा फॉर्मूला मैं बताता हूँ आज आपको इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए इसमें हिंदी में तो सबसे पहले क्या आ रहा है एच, और घोड़े में सबसे पहले क्या आता है सॉरी एच आता है। तो एच ठीक है, घोड़ा हिन्नी घोड़ा, ठीक है, और गद्दी का क्रॉस। तो हिन्नी में एच आ रहा है और घोड़े में एच आ रहा है, तो एच से क्या हो जाएगा हॉर्स और घोड़ा। ठीक है, मतलब हिन्नी क्रॉस है जो घोड़े और गद्दी का क्रॉस होगा। ठीक है। एक आता है म्यूल। अब म्यूल में भी पहले क्या आ रहा है एम आ रहा है, और घोड़ी में पहले क्या आ रहा है मेयर एम आ रहा है। तो म्यूल क्रॉस किसका है, घोड़ी और गधी का, और जो हिन्नी क्रॉस है वो किसका है, हॉर्स घोड़े और डंकी गधी का। ठीक है। तो कभी भी इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि म्यूल कौन सी का क्रॉस है या हिन्नी कौन सा क्रॉस है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसके पहले अल्फ़ाबेट के आधार पर मेयर में एम, म्यूल, हिन्दी में एच, हॉर्स। तो इसके आधार पे आपका कभी भी क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेडिंग अप के द्वारा कितनी पीढ़ियों में शुद्ध नस्ल प्राप्त की जा सकती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेडिंग अप के द्वारा कितनी पीढ़ियों में शुद्ध नस्ल प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। 3 से 4 पीढ़ी में, 5 से 6 पीढ़ी में, 6 से 7 पीढ़ी में, या 9 से 10 पीढ़ियों के अंदर। ठीक है। ग्रेडिंग अप के द्वारा हम कितनी पीढ़ियों में शुद्ध नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोगों का आंसर होगा कि सर 5 से 6 पीढ़ी में होगा, तो ज़रा सर क्या है गलत होगा। ठीक है। जो इसका आंसर है वो क्या होगा, 6 से 7 पीढ़ी के अंदर होगा। पहली बात तो ये ग्रेडिंग अप करेंगे तो नस्ल सुधार होगी, उसकी प्योरिटी बढ़ेगी। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना, कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। ठीक है। 100% कोई चीज़ नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ अनप्योरिटी होती है। लेकिन हम अगर पशुओं की बात कर रहे हैं, हम ग्रेड अप कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलना पहले जब पीढ़ी प्राप्त होती है तो उसमें क्या होती है 50% का क्या होता है जो गुण है वो आते हैं। ठीक है। हम ऐसे ही अंतराल में 5 से 6 पीढ़ी के बाद में हम लगभग 6 से 7 पीढ़ी में जाकर हम क्या है लगभग 99% क्या है हम शुद्ध नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो जो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 6 से 7 पीढ़ी के हम क्या है ग्रेडिंग अप करके क्या है हम शुद्ध नस्ल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जेनेटिक्स के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है मैंने
खुद बनाए हैं, बहुत ही अच्छे से, बहुत समय लगाकर मैंने क्वेश्चनों को तैयार किया है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट और है, जिन स्टूडेंट्स ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ में।